नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीएस 3 यानी सामान्य अध्ययन 3। इसके अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत जो इकाई 2 है, ठीक है, इकाई 2 का हम यहाँ पे हम इकाई 2 को हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, इकाई 2 में है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो इसकी आधारभूत जानकारियां हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान क्या होता है, कितने इसके जो भाग है रसायन विज्ञान के अंतर्गत, उसके सब भाग क्या है, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं और किस प्रकार हम जो हमारे अतीत है उसमें हमने किस प्रकार से रसायन का उपयोग किया, कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पिता, और जो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता है वो कौन है, क्या 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 इन्हें खोजे किए हैं, क्यों इन्हें कहा जाता है, और ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपको यूनिट 2 यानी इकाई 2 को पढ़ने से पहले आवश्यक है, जानना बहुत ही आवश्यक है, वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यदि आपने अभी तक जो उत्तर लेखन विशेष टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप, जो उत्तर लेखन विशेष टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन नहीं की तो आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसमें रोजाना एक प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको उत्तर देने होते हैं, यानी यहाँ पे आपको उत्तर लेखन का अभ्यास किया जाता है, उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कराया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आपको एमपीपीएससी नहीं जानता कि आप कौन है, आपको जाना जाएगा आपकी उत्तर पुस्तिका के अनुसार। ठीक है, और उत्तर पुस्तिका में आप क्या लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे उत्तर को लिखने के लिए आपको पहले उत्तर लेखन का अभ्यास आवश्यक है, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए आपको उत्तर लेखन का जो ग्रुप हमारे द्वारा बनाया गया है वो आपको ज्वाइन करना होगा, और रोजाना आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी यदि आप अपनी तैयारी को और धारदार बनाना चाहते हैं। तो यदि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से उतना कुछ नहीं होगा, आपको उत्तर लेखन का अभ्यास भी करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा आवश्यक है उत्तर लेखन का अभ्यास करना। ठीक है, तो ये आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या तो टेलीग्राम में आप सर्च कीजिए उत्तर लेखन विशेष, यदि आप नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से आसानी से उस ग्रुप से जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पाठ्य सामग्री आपको प्रदान की जाती रहती है समय समय पर। ठीक है, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है, हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स, और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। वन सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
जो टॉपिक डिस्कस किए जाने हैं वो इस प्रकार है। हम परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान का परिचय हम पढ़ेंगे, इसमें पुरानी परिभाषा देखेंगे, आधुनिक परिभाषा, द्रव्य की अनिश्चितता के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सर्वमान्य अवधारणा, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे भोजन, स्वास्थ्य के अंतर्गत रसायन विज्ञान देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत देखेंगे यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के अंतर्गत जो रसायन विज्ञान का जो महत्व है, जो योगदान है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सुख सुविधा एवं विलासिता यानी प्लेजर, कंफर्ट एंड लग्जरीज के क्षेत्र में यहाँ पे रसायन विज्ञान के क्या महत्व है, और सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान के क्या महत्व है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्या है, जानेंगे इसके बारे में। रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर, संगठन यानी कंपोजिशन, गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन हम करते हैं। यहाँ पे किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म, पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके परिणामों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोइन लवॉइजियर, नाम याद रखना, एंटोइन लवॉइजियर, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं। इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको माना जाता है, एंटवाइन लवॉइजियर। मैं रिपीट करता हूं फिर से, एंटवाइन लवॉइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1778 में ऑक्सीजन तथा वर्ष 1783 में हाइड्रोजन की पहचान की। किसकी पहचान की, 1778 में ऑक्सीजन की और 1783 में हाइड्रोजन की पहचान की तथा उनका नामकरण भी किया, ठीक है। उनको पहचान के उनका नामकरण किया। साथ ही उन्होंने दहन यानी कंबशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भूमिका को भी स्पष्ट किया, क्योंकि जब भी दहन होता है, ठीक है, दहन यानी जहाँ पे भी आग वगैरह लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बहुत ही ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रेजेंट, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो तो वहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होगी, दहन की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होगी, ठीक है। आप जब भी कुछ भी जलाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, नहीं तो वो चीजें नहीं जलेगी, ठीक है। वहाँ पे जो दहन की प्रक्रिया है वो नहीं होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दहन में, ठीक है। आग जब जलती है तो वहाँ पे जो दहन की क्रिया होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी O2 की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि इन्होंने स्पष्ट किया था। इसने जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है, एंटवाइन लवॉइजियर ने। आगे बढ़ते हैं। जो केमिस्ट्री शब्द है, ठीक है, केमिस्ट्री शब्द के पहले की कहानी बहुत सारी है कि ये किन शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, लेकिन हम जो वर्तमान में केमिस्ट्री यूज करते हैं वो जो शब्द है बहुत ही बाद में आए, ठीक है, बहुत ही बाद में हम इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम जो शब्दों को यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं, शब्दों को यूज करते थे वो हम देख लेते हैं। ये है इजिप्शियन भाषा यानी मिस्र की भाषा के अंतर्गत कीमेट, ठीक है, कीमेट या कीमेत यूज करते थे पहले। इसके बाद फिर कीमिया यूज किए, कीमिया शब्द का प्रयोग में आया, ग्रीक भाषा का है, यूनान से संबंधित, ठीक है, कीमिया यूज में आया। फिर है अल्कीमिया यूज में आया। अल्कीमिया ये अरबी भाषा का शब्द है, अरब का यानी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अल्केमी किन चीजों के लिए यूज किया गया, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, धातु विज्ञान, मेटलर्जी, ज्योतिष विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और औषध विज्ञान यानी मेडिसिन। इसके लिए हमने एल्केमी शब्द यूज किया। और इसके बाद हम अभी जो वर्तमान में यूज करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन, ठीक है, रसायन विज्ञान, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। जो केमिस्ट्री है हिंदी में इसको रसायन विज्ञान बोलेंगे, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है केमिस्ट्री, जो कि ब्रिटेन से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई वो उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है।
पुरानी विचारधाराओं के अनुसार रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? ठीक है, हमको पता होना चाहिए पुरानी जो अवधारणाएं थी उसके अनुसार रसायन विज्ञान को किस प्रकार देखा जाता था। फिर उसके बाद जो चेंजेस होते गए, उसके बाद जो आधुनिकताएं आती गई, उसमें रसायन विज्ञान को किस रूप में देखा गया या देखा जाने लगा। हम देखते हैं पुरानी विचारधारा के अनुसार रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र की परिभाषा। रस एवं रंजकों के अध्ययन का वह शास्त्र, किसका? रस एवं रंजकों के अध्ययन का वह शास्त्र जो जीवन को रसमय, रंगीन एवं मनोहारी बना दे। क्या क्या बना दे? जीवन को रसमय, रंगीन और मनोहारी बना दे, रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये है पुरानी अवधारणा के अनुसार, ये पुरानी विचारधारा के अनुसार ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, उस समय पे इस प्रकार से इसको परिभाषित करते थे। अब आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम देखते हैं तो केमिस्ट्री यानी रसायन अर्थात रसायनों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, रसायन यानी केमिकल्स का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र अणुओं एवं परमाणुओं का ही विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है। परमाणु मतलब तत्व। ठीक है, अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु यानी तत्वों से मिलकर बनते हैं अणु। ठीक है, ये बनते हैं अणु। किससे? परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु। तो ये अणु और परमाणु का ही विज्ञान इसे माना जाता है। रसायन विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसको किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं ज़ेबर को। ज़ेबर नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक विज्ञान के पिता, ये कहा जाता है वैज्ञानिक लेवोसियर को। ठीक है, लेवोसियर को, जैसा कि हम इस वाली स्लाइड में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंटवाइन लेवोसियर को। ठीक है, उन्होंने क्या काम किए हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। पदार्थ की सर्वप्रथम अवधारणा को इन्होंने सिद्ध किया था, यानी प्रामाणिकता को यहाँ पे इन्होंने सिद्ध किया था पदार्थ की। ठीक है, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण लेवोसियर ने किया था, और लेवोसियर ने ज्वलन की भूमिका में ऑक्सीजन की महत्वता बतलाई थी। ठीक है, जैसा कि पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है ज्वलन की क्रिया में। ठीक है, या दहन की क्रिया में। इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम या फिर द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत, इसे कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत किसने दिया था? लेवोसियर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने रसायन विज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक ट्रेट एलिमेंटियर डी कीमिया इन्होंने प्रकाशित की थी। ठीक है, रसायन विज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक जो कि है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोसियर के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया था या जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, द्रव्य संरक्षण का नियम या फिर इसको बोलेंगे द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या था? या इसे क्या बोलेंगे? द्रव्य की अविनाशिता या फिर द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे बोलेंगे। ठीक है, इसको दो नामों से जानते हैं। द्रव्य को, इसको देखते हैं क्या है ये। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन भी है ये। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ये है, मान लीजिए ये कोई चीज है। ठीक है, ये कोई द्रव्य है, इसको हम पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, इसको हम परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, दूसरे रूप में। ए को हम बदल दिए A2 में, या फिर ये मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई वस्तु है A2 में, या फिर इस प्रकार से अलग अलग वस्तु है उसको बदल दिए। लेकिन जब हम देखेंगे, जब इसको परिवर्तित करेंगे तो इसमें जो द्रव्य यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्य का द्रव्यमान यहाँ पे हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई 5 इकाई द्रव्यमान की कोई वस्तु लिए, इसको जब हम नष्ट करेंगे तो ये नष्ट नहीं होगी। इसको हम सब परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तित हो गई जैसे 3 या 2 में, 3 यूनिट या 2 यूनिट में, 2 यूनिट में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार ये हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं दूसरे रूप में। ठीक है, अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते।
अब हम जो रसायन विज्ञान है उसकी सर्वमान्य अवधारणा के बारे में देखते हैं। रसायन शास्त्र के अंतर्गत समस्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो सर्वमान्य अवधारणा है, जो सभी जगह जो अवधारणा जो मानी जाती है, जो जानी जाती है, वो है कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत समस्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, समस्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं, हम पदार्थ देख लेते हैं। हमारे आसपास वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, क्या करती है, स्थान घेरती है, यानी इसका आयतन होना चाहिए। ठीक है, स्थान घेरती है मतलब इसका आयतन होना चाहिए। हमारे आसपास की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तथा उनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, स्थान घेरती हो और उनका द्रव्यमान होता हो, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जो वस्तुएं इनका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो यानी आयतन हो, वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थों के गुण यानी कैरेक्टर, संगठन यानी कंपोजिशन, उनके अति सूक्ष्म कणों की संरचना यानी इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर, और उनमें होने वाला परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, पदार्थ में कौन कौन से किस चीज का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाएगा, पदार्थ के गुण, संगठन, अति सूक्ष्म कणों की संरचना और उसमें होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है हमारा, ठीक है, यूनिवर्स द्रव यानी मैटर और एनर्जी से बना है। ठीक है, द्रव यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी, इन दोनों से मिलकर बना है जो हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। मुख्यतः 5 प्रकार से है ये, उसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स तथा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। फिजिक्स और तथा बायोलॉजी के साथ विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में रसायन विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ साथ हम यदि बात करें तो रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत ही व्यापक है। परंतु सुविधा की दृष्टि से इसे हम 5 प्रमुख शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं, या फिर 5 प्रमुख शाखाओं में इसको विभाजित किया गया 5 मेजर ब्रांचेस में। इन प्रमुख शाखाओं को पुनः अनेक उप शाखाओं यानी सब ब्रांचेस में भी विभाजित किया गया है, जैसा कि हम अगली स्लाइड में इसको देखेंगे। ठीक है, पहला तो मुख्यतः किसमें कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कौन कौन से 5 शाखाएं इसकी रासायन विज्ञान की, तो पहली है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री, चौथा है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, पांचवी जो शाखा है वो है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। जानेंगे एक एक करके हर एक के बारे में। ठीक है, पहला है कार्बनिक रसायन यानी इस पहले की बात हो रही है। ठीक है, कार्बनिक रसायन इस पहले की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड्स अथवा उनकी एक दूसरे से अथवा अन्य तत्वों से, कैसे कैसे, ये देखिए, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड अथवा उनकी एक दूसरे से अथवा अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन किस किस का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन यानी कार्बनिक यानी हम यहाँ पे कार्बनिक पहले लेते हैं, कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे साथ में एक चीज और, एक तत्व का और अध्ययन किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो तत्व बने होते हैं उनका एक दूसरे से अथवा अन्य तत्वों से जो क्रियाएं होगी, ठीक है, कार्बनिक वो कहलाएगी, वो आएगी किसके अंतर्गत, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, यानी सी और एच जो जो कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, सी एच जैसे CH4, ठीक है, जो मीथेन हो गई। ठीक है, और जो कार्बनिक प्रकार कार्बनिक जो यौगिक रहेंगे बहुत सारे, ठीक है, CH3, ठीक है, जो मैथिल हो गया। इस प्रकार से ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनी रहेगी, जो जो रासायनिक यौगिक रहेंगे उससे संबंधित चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जैसे CH3 या CH2OH, इस प्रकार से CH2OH, इस प्रकार से जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो तत्व कह रहा है, जो यौगिक बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, किसमें, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव्स,
प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, कार्बनिक रसायन में। आगे समझ में। अब इसके देख लेते हैं, इसकी जो उप शाखाएं हैं यानी सब ब्रांचेस है वो क्या है। कार्बनिक रसायन में हम पढ़ेंगे औषधि विज्ञान यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान। दूसरा है बहुलक रसायन, पॉलीमर केमिस्ट्री। तीसरा है विन्यास रसायन यानी स्टीरियो केमिस्ट्री। चौथा है यहाँ पे भौतिक कार्बनिक रसायन यानी फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला है यानी 5वें नंबर का यहाँ पे कार्बन धात्विक रसायन यानी ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। ये है कार्बनिक रसायन की उप शाखाएं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन के बारे में। अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक एवं गैर हाइड्रोकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक एवं गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। गैर हाइड्रोकार्बनिक मतलब जो सी और एच से संबंधित ना हो, ठीक है, जो सी और एच से संबंधित ना हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से के यौगिक से अंतर्गत ये ना हो, ठीक है, वो कहलाएंगे अकार्बनिक रसायन, ठीक है। इसमें और क्या क्या हो सकते हैं? इसमें अकार्बनिक रसायन आएंगे, गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक आएंगे और निर्जीव वस्तु आएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। जो वस्तु हम इसके अंदर लेंगे अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत वो ये 3 चीजें आएगी, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं धातुएं, खनिज, शैल, रेडियो सक्रिय तत्व आदि, ये सब आएंगे किसके अंतर्गत? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। और अकार्बनिक रसायन की जो सब ब्रांचेस हैं यानी उप शाखाएं हैं वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैव अकार्बनिक रसायन यानी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन। दूसरा है भू रसायन यानी जियो केमिस्ट्री। तीसरा है नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चौथा है पदार्थ रसायन यानी मटेरियल केमिस्ट्री। पांचवा है संश्लिष्ट अकार्बनिक रसायन, संश्लिष्ट अकार्बनिक रसायन यानी सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है अकार्बनिक रसायन के जो सब ब्रांचेस है वो है, ठीक है। अगला है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये क्या होती है हम देखते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत किसी पदार्थ में रासायनिक संगठनों यानी केमिकल कंपोनेंट, रासायनिक संगठनों की मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एवं गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव जांच की जाती है। तो कौन कौन सी जांच की जाती है यहाँ पे? रासायनिक संगठनों की मात्रात्मक और गुणात्मक जांच की जाती है किसमें? विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे किसी खिलाड़ी के मूत्र के नमूने में ड्रग्स की जांच करना, ये इसके अंतर्गत आती है किसके? विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत। दूसरा है जल के पीएच स्तर का पता लगाना, ये इस प्रकार की चीजें किसमें आती है? विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत, ठीक है, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। और अब हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो सब ब्रांचेस है उसके बारे में, ठीक है। जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री आती है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री यानी फॉरेंसिक रसायन, तो ये आती है किसके अंतर्गत? ये आती है विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है पर्यावरणीय रसायन यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तीसरा है जैव विश्लेषणात्मक रसायन यानी बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आती है विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। इसकी सब ब्रांचेस है 3। अगला है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या होती है हम देखते हैं। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे भौतिक और रसायन दोनों यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भौतिक रसायन के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन के अंतर्गत। किसका? रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और प्रकाश के रासायनिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक रसायन की जो उप शाखाएं हैं वो देख लेते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो है प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री, रसायन गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा है तापीय रसायन यानी
थर्मोकेमिस्ट्री, पांचवा है क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये इसके उप शाखाएं हैं किसकी, भौतिक रसायन की, ठीक है, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री की ये उप शाखाएं हैं। 4 हम पढ़ चुके हैं। अब ये है पांचवें नंबर का जो ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के 5वें नंबर की ब्रांच है वो है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। जैव रसायन के अंतर्गत सजीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, कोश जैसे कोशिकीय श्वसन, ठीक है, पाचन, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किसके अंतर्गत, सजीवों में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, रोगों एवं औषधियों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, जैव रसायन के अंतर्गत, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें। तो जो जैव रसायन है उसके अंतर्गत जो उप शाखाएं इसकी वो कौन कौन सी है, आणविक जैव रसायन यानी मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री है इसके अंतर्गत। दूसरा है रोग विषयक जैव रसायन, ठीक है, यानी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तीसरा है एंजाइमोलॉजी यानी एंजाइमोलॉजी, इसको इंग्लिश में भी एंजाइमोलॉजी ही कहेंगे। चौथा है कृषि जैव रसायन यानी एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। जब आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करेंगे तब ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री। ये है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, ये है किसके अंतर्गत, जैव रसायन की उपशाखाओं के अंतर्गत। इसमें कितने उपशाखाएं हैं इसकी, यहाँ पे है 3 2 5 5 उपशाखाएं हैं किसकी, जैव रसायन की, ठीक है। तो ये पांचों जो शाखाएं उसके अंतर्गत जो उपशाखाएं हैं वो हमने देख ली, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल सही। आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार, ठीक है, जो रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसका महत्व कहाँ है और कितना है ये विस्तारित है, यानी इसका स्कोप कितना है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, रसायन विज्ञान के विद्यार्थी होने के अनुसार। देखते हैं आगे क्या है। मानव जीवन संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने अपनी महत्व एवं उपयोगिता सिद्ध की है, ठीक है, मानव जीवन संबंधित हर एक क्षेत्र में यानी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्व और उपयोगिता सिद्ध की है किसने, रसायन विज्ञान ने, ठीक है, मानव जीवन संबंधित में। एक और विषय के रूप में रसायन विज्ञान प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना एवं गुणधर्म को समझाने में सहायक है, ठीक है। एक और क्या है ये किसमें, रसायन विज्ञान प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना एवं गुणधर्म को समझाने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर रासायनिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग मानव जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान, आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में भी सहायक है, ठीक है। ये दो प्रकार से हमारे इस प्रकार हमने देखा ये कि ये दो प्रकार से सहायक है, ठीक है। इसके प्रमुख उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, जैसे हम बात करते हैं फूड में यानी भोजन के क्षेत्र में, ठीक है, भोजन के अंतर्गत हम इसमें बात करें रसायन विज्ञान के महत्व का, तो रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स ने खाद्यान्न, फल, सब्जी एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है, ठीक है। रसायनों का हम उपयोग करते हैं तो वहां पे खाद्यान्न, फल, सब्जी एवं अन्य फलों के उत्पादन में हमें वृद्धि हुई है। तथा कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। कीटनाशक हम छिड़काव करते हैं फसलों में तो वहां पे उससे हम क्या जो फसल की सुरक्षा है वो कर पाते हैं, वो सुनिश्चित कर पाते हैं। इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकी है, ठीक है। विश्व में विशाल जो जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या हमारे देश में कह रहा है, देश के साथ साथ विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व की बात करते हैं, देश के साथ साथ पूरे विश्व की बात करते हैं तो बहुत जनसंख्या है भी, ठीक है। तो उसको खाद्य जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये तो इसको सुरक्षित करता है, किसको, फसलों को सुरक्षित करता है, साथ ही साथ उनकी वृद्धि और विकास में भी सहायक होते हैं ये रसायन, ठीक है। इस प्रकार रसायन विज्ञान का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। दूसरा है खाद्य संरक्षकों यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स में खाद्य संरक्षकों की खोज से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को दीर्घकाल तक ताजा एवं सुरक्षित रखना संभव हो पाए, ठीक है, रसायन विज्ञान की सहायता से, ठीक है। तो खाद्य संरक्षकों का हम उपयोग करते हैं तो हम जो डब्बाबंद चीजें रहती है उसको लंबे समय तक ताजा एवं सुरक्षित रख सकते हैं, जो पैक्ड फूड आते हैं उनको, ठीक है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के क्षेत्र में यदि बात करें तो इसमें देखते हैं
रसायन विज्ञान ने औषधि रसायन यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री के माध्यम से विभिन्न औषधियों का निर्माण कर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है। बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रसायन विज्ञान का, किसमें? मेडिसिनल क्षेत्र में, यानी औषधि रसायन में, औषधि रसायन के रूप में। ठीक है, रसायन विज्ञान को हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं औषधि रसायन में। ठीक है, तो इससे क्या, जो स्वास्थ्य सुविधा है, जो चिकित्सा सुविधा है, ये सुनिश्चित हो पाई है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पीड़ानाशक यानी एनाल्जेसिक, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, विसंक्रामक इंग्लिश में से बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट्स। अगला है निश्चेतक यानी एनेस्थेसिया और जीवन रक्षक औषधियाँ आदि में इसका योगदान है। ठीक है, रसायन विज्ञान का योगदान स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रकार से है, यानी हेल्थ के सेक्टर में। ठीक है, अगला है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो पर्यावरण अनुकूल रसायनों के निर्माण एवं रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFCs एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs का विकल्प पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ठीक है, पहले हम जो रेफ्रिजरेटर में CFC यूज करते हैं, ठीक है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये यूज करते थे, इसके स्थान पे क्या उपलब्ध हुए यहाँ पे विकल्प, यहाँ पे HCFC। ठीक है, HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पे क्या है HFCS यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का विकल्प यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण में सहायक हो पाया है। ठीक है, CFC की अपेक्षा में। ठीक है, CFC के स्थान पे यानी CFC के विकल्प रूप में HCFC और HFCS यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के रूप में यहाँ पे हमको विकल्प मिल पाया है रसायन विज्ञान की सहायता से। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण में इस प्रकार इसका रोल है। सुख सुविधा एवं विलासिता के क्षेत्र में, ठीक है, प्लेजर कंफर्ट एंड लग्जरीज के क्षेत्र में यहाँ पे देखते हैं रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक सुविधा युक्त, सुखमय और सरल बनाया है। किसने? रसायन विज्ञान ने। इसके अंतर्गत इसके प्रमुख उदाहरण है, देखते हैं संश्लेषित रेशो, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एवं रंगों के द्वारा सुंदर एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, जो संश्लेषित जो फाइबर्स है उसकी सहायता से जो सुंदर और रंग द्वारा जो रंग भरे जो कपड़े हो रहे हैं उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसका जो निर्माण है वो हो रहा है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों का निर्माण हो रहा है किसकी सहायता से? रसायन विज्ञान की सहायता से। ठीक है, जो संश्लेषित रेशे रहते हैं, ठीक है, संश्लेषित रेशे का उपयोग करके हम इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, और जो कपड़े हैं, जो सुंदर और रंगीन कपड़े हैं, वो इसके सहायता से बना पा रहे हैं। ठीक है, अगला है धातु कर्म के माध्यम से औद्योगिक विकास में, धातु कर्म यानी मेटलर्जी के माध्यम से जो औद्योगिक विकास है इसका बढ़ रहा है। ठीक है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स, वसाओं, फैट्स, कागज, चीनी, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इत्र यानी परफ्यूम आदि का निर्माण रसायन की सहायता से हो पाया। ठीक है, रसायन विज्ञान की सहायता से ये हो पाया है। ठीक है, अगला है कच्चे तेल के शोधन से पेट्रोल, डीजल, वैसलीन आदि का निर्माण हो पाया। ये रसायन विज्ञान से ही संभव हो पाया। ठीक है, रसायन विज्ञान संभव हो पाया क्या? कच्चे तेल के शोधन से पेट्रोल, डीजल और वैसलीन आदि का निर्माण जो है रसायन विज्ञान से संभव हो पाया। तो इतने बहुत ही व्यापक क्षेत्रों में ये हम देख रहे हैं कि लगभग हर क्षेत्र में इसका योगदान है। ठीक है, सुरक्षा एवं युद्ध यानी सेफ्टी एंड वॉर के क्षेत्र में हम देख लेते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण से शांति काल में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने में तथा युद्ध के दौरान शक्तिशाली प्रतिरोध में सहायता मिली है। ठीक है, सुरक्षा एवं युद्ध के अंतर्गत इस प्रकार से हमको सहायता मिली। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ट्राइनाइट्रोटाइलुइन यानी TNT, नाइट्रोग्लिसरीन यानी नाइट्रोग्लिसरीन, इसको इंग्लिश में नाइट्रोग्लिसरीन बोलेंगे, डायनामाइट को इंग्लिश में डायनामाइट ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग करके सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में हमने रसायन विज्ञान का उपयोग देखा है। ठीक है, TNT ये एक होगा ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, एक होता है TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से ये जो हम रसायन है, इन रसायनों का उपयोग करके हम सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में हम बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, वह अच्छे से इसका यूज कर पाते हैं। सुरक्षा एवं युद्ध क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व इस प्रकार है।
ठीक है। तो आई होप ये रसायन विज्ञान का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो लेक्चर था, ठीक है, इसमें हमने बहुत ही आधारभूत जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया, तो ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले जो कंटेंट है उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। लेकिन आपको यदि पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और जो भी एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो एमपीएससी 2020 की परीक्षा देंगे, तो उनको भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आवश्यकता होगी तो वो देखेंगे और उन्हें भी सहायता मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। अक्टूबर में आने वाले बैचेस को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एमपीएसआई का बैच है और अन्य जो बैच यहाँ पे दिए एमपी पुलिस संबंधित है, और जो अन्य बैच आपके जो पसंदीदा बैच है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।